चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गुरमीत चौधरी आप सबके बीच में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आइए शुरू करते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, कभी भी अगर आपके पास दो संख्याओं का टोटल और दो संख्याओं का अंतर दिया जाए, कभी मैंने मान लिया कि भाई टोटल मेरे पास m है और मैंने मान लिया कि मेरे पास अंतर जो है उनका डिफरेंस n है, ठीक है। तो कभी भी मुझे ये संख्याएं पूछी जाएगी, x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, तो कैसे निकाल लेंगे देख लो। मान लो कि मुझे बड़ी संख्या चाहिए x का मान, तो आप क्या करोगे, m+n/2, ठीक है। ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। और आपको y की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, m-n/2, ठीक है। तो इसी तरह अपना क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। मान लो कि इसने कहा कि अंतर और टोटल, मैंने मान लिया कि मेरा टोटल जो है मैंने अगर 10 मान लिया तो उनका अंतर कितना होगा, अंतर हो जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। चलिए, अब अगर मुझे x की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, 13/2। मुझे y की वैल्यू चाहिए भाई अगर, तो क्या होगा, 10 में से 3 गए 7, 7/2। अब उसने कहा कि आप क्या करो, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताओ, तो यानी x/y पूछ लिया। तो मैं क्या करूँगा, 13/2 अनुपात 7/2 लिखूंगा, तो दो दोनों के अपोन में, तो कोई रोल नहीं है, तो मेरा आंसर आ गया फाइनल 13/7। ठीक है भाई, ऐसे आप अपना क्वेश्चन कर दोगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। ऐसे निकाल लोगे। एक निश्चित धनराशि 6%, पढ़ो आप क्वेश्चन को एक बार। 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 960 रुपये हो जाती है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कितना होगा, ठीक है। ये देखो, 6% की आपकी रेट लगी और आपसे 960 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है। आप एक बात बताओ, 960 रुपये आपको 2 साल में मिलेगा? ये आपको 2 साल में मिले, 2 ईयर्स में। तो आप एक बात बताओ, 1 साल में कितने मिले होंगे? 180 रुपये मिलते होंगे आपको हर साल। मान लो कि मैं इधर बनाऊंगा टेबल, ये आपका ऐसा ही लिख दिया मैंने, इधर साधारण ब्याज और इधर लिख दिया मैंने CI। आप समझो बात को, 480 रुपये आपको पहले साल मिले, और 480 क्योंकि साधारण ब्याज तो आपको हर साल सेम मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 480 रुपये ही मिलेंगे, ठीक है। अब आप आओ चक्रवर्ती ब्याज, पहले साल तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये तो मिले ही होंगे, जो पैसे आपको अतिरिक्त मिले वो यहाँ पे मिले होंगे कि आपको, ठीक है। यहाँ पे मिले होंगे, तो बताना क्या है क्वेश्चन के अंदर, 2 वर्षों के लिए साधारण में 960 है, समान अवधि और समान ब्याज दर पर धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है। आप एक बात देखो, रेट आपकी 6% है। अब देख लो, मुझे क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर पिछले साल के ब्याज में ब्याज मिलेगा क्या, यही चीज अलग है बस इसके अंदर। तो आप देख लो कि 480 रुपये जो था पिछले साल का ब्याज फर्स्ट ईयर का, इसका 6% कितना रहा होगा, ये चीज आप निकाल लो, ठीक है। एक पॉइंट से मेरा ये कट जाएगा, ठीक है। 8×6 = 48, 8, ठीक है। 24 और 4, 24 और 4, ये 28 आ जाएगा, ठीक है। यानी आ गया 28.8, ठीक है। यानी 480 में मैं कितना प्लस कर दूंगा, 28.8 और प्लस कर दूंगा, ये मुझे यहाँ पे और मिल गया, ठीक है। तो ये देख लो कितना हो जाएगा टोटल, भाई इतना तो होगा ही है, 960। 960 में 28.84 प्लस कर दो आप, ये आपका क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत 0.8, 8, 8 और 9। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको क्या चीज याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको ब्याज में ब्याज मिलेगा, पिछले साल के ब्याज में ब्याज ले लोगे बस आप, ठीक है। ये 28.8 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, वही एमपी और सीपी का रेशो निकाल लोगे आप। यहाँ से क्या करोगे, एमपी और सीपी का रेशो, छूट कितने की थी, 50% की, तो यहाँ मैंने अगर 100 मान लिया होता सीपी, तो 50 की छूट, तो यह हो गया 50,
100 - P, ठीक है, 100 - D हो गया तो ये 50 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, लाभ हुआ आपको, तो 100 + P आ गया आपका 150, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, यदि वस्तु पर छूट नहीं दी जाती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पे छूट ना दूं तो मेरा SP यानी जो मैंने मार्केट प्राइस 150 रुपये लिख दिया, तो मुझे वो चीज़ उतने में ही बेचने का मौका मिल गया, इसका मतलब, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, जब कभी छूट नहीं दी जाती तो SP और MP सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, मैंने इसे 150 रुपये की बेच दिया, तो मैं बताऊंगा मेरा प्रॉफिट कितना है, ये बताना मुझे, प्रॉफिट परसेंट। ये बताओ आप मुझे, 50 रुपए की चीज को मैंने 150 की बेच दिया, तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ क्या? किस पे हुआ, 50 रुपए की वस्तु पे। प्रतिशत के लिए गुना 100 में लगाऊंगा, ये 2 आ गया, 100 200% आ गया, ठीक है भाई, ऐसे करना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 और 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको पैरीमीटर बना बताना है समचतुर्भुज का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा भाई। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं समचतुर्भुज के बारे में, ठीक है। समचतुर्भुज मान लो कि ऐसा कोई समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन ये वर्ग नहीं होता है, ठीक है। ऐसी कोई एक फिगर है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसे ए मान लूँ ना, तो ये मेरी सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, एक जैसी होंगी, बिल्कुल सेम टू सेम ए ही होंगी सारी की सारी, ठीक। ये इसका विकर्ण है, मान लिया कि D1, ये मैंने मान लिया कि इसका विकर्ण D2, ठीक है। D2 ये सीधा है भाई, थोड़ा तिरछा हो गया, ये इसका विकर्ण आ गया, ठीक है। आप याद रखोगे, एरिया क्या होता है इसका, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। मैंने मान लिया D1 और D2, ठीक है, D1 × D2, याद रखियो, है ना। आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप दोबारा ये चीज रिपीट नहीं होने की, फिर अभी याद रख लो, इन्हें नोट्स में उतार दिया हमने, ठीक है। ये एरिया आ गया मेरा, पहला एरिया ऐसे निकाल सकूं मैं, ठीक है। अब देखो, आप क्या कर सको इसके अंदर, अगर ये मुझे पता है कि भाई मेरी भुजा ए है, ये वाली भी भुजा ए है, क्योंकि समान समचतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होंगी, सेम होंगी, बस ये वर्ग नहीं होता, लेकिन ठीक है, हल्का टिल्ट हो जाएगा ये। अब मैं इसका एरिया और कैसे निकाल सकूं, अगर मुझे बीच का एंगल पता हो, तो मैं क्या करूंगा, A² × sin θ, ठीक। मान लो कि आपको ये भुजा पता है, ये पता है, और बीच का आपको एंगल पता है, तो ये निकाल सको आप, ठीक है। चलो, और कैसे निकाल सको आप एरिया इसका, ठीक है, दो ही काफी है क्या। चलो, आप देख लो, इसका एक रिलेशन होता है, 4A² D1² + D2²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार क्वेश्चन आए। मतलब क्या है कि आपकी भुजा के वर्ग का 4 गुना बराबर होता है आपके विकर्ण के स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण के स्क्वायर के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, मैं इसे मिटा दूं अब क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 और 64 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। अब मैं इसी रिजल्ट का यूज लूंगा, ये मुझे पता है कि 4A² क्या होता है, ये होगा 48 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर, ठीक है। अगर कभी कोई संख्या आपके सामने ऐसी आ जाए कि आपको स्क्वायर ना पता हो, तो आप स्क्वायर ऐसे निकाल लोगे। मानो कि आपको 48 का स्क्वायर करना, तो आप क्या करोगे, लास्ट की संख्या का स्क्वायर कर लो, 2 डिजिट्स में लिखना आपको, बस याद रखना, ठीक है। 4 इसका कर लो 16, आप इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दो, 8×4 = 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64। एक संख्या छोड़ के आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। ये आप क्या कर दोगे, एक संख्या छोड़ के आप लिख लोगे उसे, और ऐड कर दोगे, ठीक है, 64 हो गया। ऐसे ऐड कर दोगे आप, 4 0, ये आ गया 48 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आप 64 का स्क्वायर निकालना चाहो प्रैक्टिस के लिए, 16 36, 6×4 = 24, 24 दूनी 48, एक संख्या छोड़ के लिख दोगे और प्लस कर दोगे आप इसे, ठीक है। 6 9, ठीक है, 0 4, ऐसे आप स्क्वायर निकाल सको। अगर कभी बीच में भूल जाओ तो याद रखिए तरीका, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, 4A² कितना आ गया मेरा, 48 का स्क्वायर मैंने अभी निकाल दिया, 23 0 4,
प्लस 64 का स्क्वायर कितना है, ये मैं यहीं पे लिख दूंगा, 40 96 64। मुझे मिल गया कि 4a² इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ए से डिवाइड कर दूंगा, तो a² बराबर कितना मिल जाएगा मुझे, ए की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है भाई, ए की वैल्यू आ गई 40। अगर आपको बताना है परिमाप, पैरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर की बाउंड्रीज पे घूम जाओ आप, ठीक है, चारों तरफ। मान लो कैसी भी शेप है, मान लो कि एक समचतुर्भुज की बात हो रही है, आपको पता है ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। आपको भी इसका निकालना है, आपको क्या, परिमाप, पैरीमीटर। तो आप क्या करो, यहाँ से चलना शुरू करो और इसकी सारी बाउंड्रीज पे घूम के वहीं पे वापस आ जाओ। तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 4a, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 40, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। ऑप्शन भी है आपका आंसर। जो फॉर्मूले मैंने बताया याद रखोगे, कल अगर मैं समचतुर्भुज का नया क्वेश्चन ऐड कर दूं तो आप डरने के नहीं हो बिल्कुल भी, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक्स और वाई की वैल्यूज आपको पता है और आपको इसके अंदर फिट करनी है बस, ये और कुछ नहीं करना है। चलो करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 - 5 अपॉन 11 + 5, ये चीज करनी बस, कुछ नहीं है। ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 16, ठीक है। आप इसे काट दो 2 से, 8/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, से पढ़ोगे आप एक बार। यदि 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि 20 नए छात्र इसी कक्षा में दाखिला लेते हैं, तो छात्रों की औसत आयु में 6 महीने की वृद्धि होती है। नए आए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करो। आप एलिगेशन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पहले मैं एलिगेशन से बताऊंगा, ठीक है। 40 छात्र है जो मेरे, उनकी कितनी है 18 वर्ष, ठीक है। 20 नए छात्र आ गए, इनकी कितनी है, ये नहीं पता कि कितनी है, लेकिन ये पता है कि भाई इनके आने से क्या रिजल्ट हुआ, कि सबकी ना 6 महीने बढ़ गई है ना। तो यानी 18.5 ईयर्स होगी सबकी एज। 18 साल थी वो 18.5 साल होगी, 6 महीने बढ़ गई सबकी, ठीक है। चलो अब मैं एलिगेशन लगा दूं, मुझे पता है कि मैं इसे काट सकूं। ये मेरे पास आ गया 2/100, ठीक है। अब आप इसे देख लोगे, बड़ा ही है तो इसमें 100 से घटा दोगे आप, 0.5 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। यानी आधा साल नहीं, ये पूरा 1 साल, ठीक है। पहले कितनी थी 18 वर्ष, ठीक है। अब क्या हो जाएगी, पूरा 1 साल बढ़ जाएगा, मतलब 1 साल बढ़ जाएगी 18 से, तो 19 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यानी 19 साल के रहे होंगे, ठीक है। इसे और तरीके से भी देख लो आप। यदि 40 छात्रों की औसत आयु, एलिगेशन से अलग तरीके, यदि 40 छात्रों की आयु 18 वर्ष है, अगर 20 नए छात्र आ गए तो कितने हो गए, 60 हो जाएंगे क्या, जी। 60 नए छात्र आ गए, 60 हो गए, मतलब 20 को भी जोड़ के, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ, सबकी आयु 0.5 बढ़ेगी, तो यानी 18.5 होगी। इससे क्या निकलेगा, इस तरीके से टोटल निकल के आ जाएगा हमारे सामने। इधर कितना बढ़ा, 20 बढ़ गया, इधर 0.5 बढ़ गया, ठीक है। तो 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा मैं, ठीक है। 40 की मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा, ठीक है। आप इस चीज को सोल्व कर लोगे, ये क्या होगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये टोटल आएगा, लेकिन कितना बंदों का, जो 20 बंदे आए, ये टोटल है, आप डिवाइड कर दोगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। पी क्यू और आर का औसत 40, यदि पी और क्यू का औसत 35 तथा क्यू और आर का औसत 45 है, तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं टोटल पे चला जाऊंगा एक बार। पी क्यू आर की बात हुई ना, देखो एक बार, ये इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार मैं समझा दूं, फिर आप आज के बाद आपको क्या करना,
ऐसे क्वेश्चन में कभी लिखना नहीं है। ये तीन संख्याएं हैं, अगर इनका औसत 40 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। पी और क्यू की बात हो अगर, इनका औसत 35 है तो दो बंदों का औसत 35 होने का मतलब टोटल 70 हो जाना। ठीक है। क्यू और आर का कितना दिया? 45। तो टोटल कितना होगा? 90। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बात बताओ मेरे से, अगर मैं इसे डबल ले लूँ, इस वाले को, यहाँ से दो तीन रिजल्ट बनाए जा सके। पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है। अगर मैं से क्या करूँ, डबल ले लूँ, तो 2p ऐसे हो जाएगा। इसमें से मैं सिंगल घटा दूँ, p और माइनस आर। ठीक है। तो ऐसे कर दो, चाहे आप वैसे देख लो इसे। ठीक है। इसमें आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लो आप। पी निकालना ना, मुझे क्या बताना है इसके अंदर, क्यों की वैल्यू बतानी। ठीक है। तो क्यों कैसे निकलेगा, इन्हें आप जोड़ो। ठीक है। इसमें से आप उसे माइनस कर दो, ये 40 आ जाएगा आपका। ठीक है। क्योंकि ऐसा होगा ना कि पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया मेरा, अगर मैं इन्हें जोड़ दूंगा और ऊपर वाले को इसमें से घटा दूँ, माइनस क्यू और माइनस आर हो जाएगा। तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? पी प्लस क्यू, एक मिनट, ये क्या कर दिया, दोबारा से करेंगे। देखो, पी प्लस क्यू प्लस आर जो है, ये 120 हो गया। और पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है। क्यू प्लस आर कितना हो गया? 90 हो जाएगा। आप एक चीज़ बताओ मेरे से। ठीक है। मैं इन दोनों को अगर प्लस कर दूँ एक बार, ये पी प्लस क्यू और प्लस क्यू प्लस आर हो गया मेरे पास। इसमें से मैं उसे माइनस कर दूँ, पहले वाले को, माइनस पी माइनस क्यू और माइनस आर। ठीक है। तो मैं क्या नोटिस करूँगा कि मेरा पी से पी कट गया और क्यू से क्यू कट गया और एक आर से आर कट गया, तो मुझे क्यू की वैल्यू मिलेगी क्या? ठीक है। तो मैं ऐसे निकाल लूँगा। तो मैं नीचे वाले दोनों को प्लस कर दूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी है तो मुझे पता है कि अगर मैं इन्हें जोड़ दूंगा, सेकंड और थर्ड को, तो क्यों मेरे पास दो बार आ जाएगा। और मैं पहले वाले को माइनस कर दूं इसमें से, तो वो क्यों एक घट जाएगा और ये पी कट जाएंगे मेरे। तो ये रिजल्ट हुआ, तो क्यों बच जाएगा ऐसा। तो मैं क्या करूँ, इन्हें दोनों को प्लस कर दूं। ठीक है। तो 90 में 70 को जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 160। 160 में से मैंने 120 को माइनस कर दिया, तो सीधा 40 आ जाएगा। ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका है इससे करना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कोई क्वेश्चन है ही नहीं है, तो खुद करोगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिया आपने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, 258, 301 और 387 का महत्तम समापवर्तक आपको बताना है। ठीक है भाई। आप इसका निकाल लो HCF, ये पूछ रखा आपसे। 258, 301 और 387 का आपको HCF बताना। ठीक है। आप डिफरेंस करोगे इनका। ठीक है। अगर कभी भी आपको ऐसी चीज़ निकालनी, तो आप डिफरेंस निकाल लियो। ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा, मैं क्या करूँ, इनका डिफरेंस जब करना होगा, 301 है, 301 में से मैं सब माइनस करूंगा, तो 43 आ गया। अब 43 से आप इन्हें सबको भाग देकर देख लो कि कट रहेगा। जी हाँ, इससे सब सब में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर सचिन 10% अधिक कुशल है, ठीक है, सचिन है हमारे पास, सचिन है, यदि सचिन 10% अधिक कुशल है, यानी एफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है। 10% अधिक है किसके मुकाबले? अमर है और सचिन है, दो बंदे हैं ना। चलो, एक अमर है और एक बंदा कौन है? सचिन।
इसने क्या बताया एफिशिएंसी के बारे में, क्या बताया इसने, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। अगर सचिन 10 है तो ये बंदा 10% अधिक 11 होगा एफिशिएंसी की, ठीक है। चलो, यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में कर सकता है, अगर भाई सचिन है, 40 की एफिशिएंसी है इसकी एक दिन की, और ये 10 की है एफिशिएंसी, और 40 दिन में किसी काम को कर देगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, काम कितना आ गया, टोटल वर्क 400 आ जाएगा क्या? किसी ने बोला भाई सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में कर सके, और सचिन की एफिशिएंसी तो हमें 10 पता, तो टोटल काम आ गया। अब क्या करना, अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, अमर की एफिशिएंसी तो क्या रहे, से तो नहीं सही नहीं हुआ, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। दोबारा देखो, अगर सचिन अगर सचिन से 10% अधिक कुशल है अमर, एक मिनट दोबारा ट्राई कर रहे हैं भाई क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हुआ। अमर और सचिन, इनकी एफिशिएंसी की बात करो, अगर अमर है, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है अमर, अगर सचिन 10 है तो अमर 11 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसमें यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में कर सकता है, 44 है भाई ये, ठीक है, 44 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो 440 टोटल वर्क आ गया क्या मेरा, ठीक है। तो एक इस पे करवाना मुझे, तो 40 दिन लगेंगे सबको, ठीक है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, यदि धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। एक बात बताओ, 1782 रुपये है जो 1782 रुपये ब्याज मुझे मिलेगा, ये 3 वर्ष का है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये 3 वर्ष का ब्याज है मेरे पास। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा, मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 15 हो गया, 3 7 21, तीन नम 27, 3 चौक 12, इतना आ गया, ठीक है, 1 साल का। और मुझे बताना कितने का, 10 साल का, तो ये लो, ठीक है। चलो, ये है भाई, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखो लिखा हुआ है कमेंट योर, ठीक है। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताओगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रैक्शन का, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है, यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना होगा। एक बात बताओ, क्या करेंगे भाई, पढ़ लेंगे क्वेश्चन, पढ़ो आप एक बार, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो देखो, इतने रुपए में मैंने अगर अपने पेन को बेच दिया, रेफ्रिजरेटर को बेच दिया, तो मैं 30% की हानि हुई, ठीक है। ये देखो, इसका मतलब क्या, ये जो वैल्यू है मेरी 70% की है क्या, मैंने अपना सीपी 100 मान लिया, ठीक है। तो मैंने इतने में बेच दिया, और मेरी वैल्यू तो कितनी आई, 70 आई, तो मैंने इतने में बेच दिया, ठीक है। अब ये बताओ मेरे से, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। उसने कहा कि 25% के लाभ पे बेच के दिखाओ, तो 25% के लाभ का मतलब ये हो जाएगा क्या, ठीक है। आप देख लो, 7 से काट लो, ये आगे मतलब 400 की गुना आपको 125 में करनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी 2 जीरो तो पीछे लग जाएंगी, 125 चौका करना आपको, ठीक है। ये 400 सीधा हो गया, और ये जब 25 की 4 में होगी 100 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 500 आ गया सीधा, और ये पीछे जीरो लगी हुई है पहले से ही, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी इजी करो अपनी थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ये बताने की नहीं है, ठीक है। मैं चेक करूंगा पहले वाले को, ठीक है। 6 और 3 9, और 8 और 5 13, ठीक है। 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा मैं भाई, कि जो संख्याएं जिनका डिजिट सम, जिन संख्याओं का डिजिट सम 9 से डिवाइड होगा वही संख्या 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब पहली संख्या को देखो आप, ये देखो पहले तो 8 और 1 9, और 5 और 4 9, ये भी हो गया, ये तो है, ठीक है। 8 और 7 15, ठीक है। 15 और 5 20, और 7 27, ये भी है, 27 भी आपका 9 का मल्टीपल है, ठीक है। भाई सब इधर आ जाओ, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, ये भी है, सारी की सारी हैं, लेकिन आंसर होगा ये पूछ रखा ना कि कौन सी नहीं है, ठीक है भाई, यही आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका वर्क एंड टाइम का दोबारा। डब्लू और एक्स मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। डब्लू और एक्स मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ये कह रहा है कि एक्स और वाई मिल जावे अगर तो 60 दिनों में कर सकते हैं, और ये कह रहा है डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई तीनों मिल जावे तो वही काम 30 दिनों में हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये बताना कि भाई, चलो वो तो बाद में देख लेंगे। आप ये मान लो कि आपका टोटल वर्क जो है 120 है, इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 4। अब अगली कंडीशन पे चलेंगे हम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, यदि डब्लू एक्स और वाई, चलो यहाँ तक तो हो गया, आगे बढ़ो। डब्लू और वाई को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। ठीक है, किस पे करवाना सारा काम, डब्लू और वाई पे। ठीक है, उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो 120 टोटल वर्क है, डब्लू और वाई से करवाना हमें। ठीक है, डब्लू और वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 60 दिन लगेंगे भाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डब्लू और एक्स मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, एक्स और वाई मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि डब्लू एक्स और वाई उसी काम को मिलकर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है। डब्लू एक्स वाई 30 दिन, डब्लू और वाई को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, डब्लू और वाई, डब्लू और वाई, ओ सॉरी एक्स वाई है। ठीक है, चलो आप समझो, अलग अलग आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी इसके लिए, है ना। ये आपको गलत हो गया, मैं एक बार दोबारा करवा दूँ इसे, मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया, दोबारा देख लो भाई, वो थोड़ा इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, वो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। समझो, डब्लू और एक्स है, 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई 60 दिनों में कर सकते हैं, डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई एक साथ मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने काम मान लिया 120, ये 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी भाई। ठीक है, इसकी आ जाएगी 4। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई डब्लू और एक्स इनकी एफिशिएंसी 3 है, इनकी 3 है एफिशिएंसी, तो वाई की 1 आ जाएगी क्या भाई। ठीक है, अगर वाई की 1 आ गई तो यहाँ पे एक्स और वाई की 2 है, तो इसकी भी 1 रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मुझे पता है कि एक्स की अगर 1 है तो डब्लू की 2 रही होगी। अब देखो किस पे करवाना, टोटल काम है 120, किस पे करवाना मुझे, अब देख लो, डब्लू और वाई पे करवाना। डब्लू की एफिशिएंसी है 2 और वाई की एफिशिएंसी है 1, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से काम होगा आपका। 120 काम को जब आप 3 की एफिशिएंसी से करोगे तो आपको 40 दिन लगेंगे। यही चीज़ बतानी थी भाई। ठीक है, ये रहा आपका 40 दिन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे भाई आप, आसान सा क्वेश्चन है। हमेशा एक चीज़ याद रखियो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आप देखो फर्स्ट नंबर क्या है, आपसे क्या कह दिया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का मल्टीप्लाई इसने दे दिया आपसे, अलग अलग ना देगा, उसने बता दिया कि मल्टीप्लाई ये चीज़ बैठ रही है। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया 1808, 1408। ठीक है, एलसीएम कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये हो गया एलसीएम आपसे 352 दे दिया। तो आपसे क्या पूछ लिया कि एचसीएफ बताओ, एचसीएफ निकाल दोगे आप, जी हाँ, इससे आप उसे भाग दे दोगे, तो वो चौका 8, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो इसी के साथ आज की क्लास भी आपकी फिनिश हुई। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और
आदिराज क्लासेस को अपनी क्लास समझ के, अपना ही कोचिंग सेंटर समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़े, और अपने यूपी पुलिस और आपका रेलवे का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।